सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? राहत इंदौरी साहब तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनके शब्द, उनकी सोच बिल्कुल हमारे साथ है और उनकी चेतावनी कि चुनाव से पहले तनाव आना जरूरी है। लेकिन सरहद पर तनाव, सियाचिन में जवान, पाकिस्तान का हमला, ये जुमले अब पुराने हो चुके हैं। जब से चाइना ने हमारे बॉर्डर पर, हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठी हुई है, तब से बॉर्डर की बातें कुछ कम सी हो गई हैं। लेकिन चुनाव तो आ रहा है, तो तनाव तो चाहिए, डर का माहौल बनाना तो जरूरी है। इसीलिए एंटर तनाव नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जिसके बारे में हमने पूरा एपिसोड बना के रखा है, आपको बहुत पसंद भी आया। दूसरा तनाव नंबर 2 पॉइंट है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 370 राम मंदिर के बाद यूसीसी को माना जा रहा है बीजेपी का तीसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। पिछले ही दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाक के मामले में सुनवाई करते दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में कहा कि शादी और तलाक के मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉस के कारण बहुत से युवाओं को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इन प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है। देशभक्त के आज के एपिसोड में इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है समझाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम समर्थन क्यों देते हैं यह भी बताएंगे। लेकिन इस पर जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उस पर भी बात करना जरूरी है और हमारे देश का इससे कितना भला होगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा और भी जो चीजें हैं उसका क्या। लेकिन यह सब हो उससे पहले हम लागू कर रहे हैं यहां डीसीसी यानी देशभक्त सिविल कोड। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो वीडियो आगे नहीं देख सकते। दबाओ सब्सक्राइब बटन। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग समझते हैं कि यह मामला कितना पेचीदा है। हमने भी समझने की कोशिश की। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से हम आगे गए, हमने रिसोर्स मटेरियल पढ़ा, एक्सपर्ट्स की बातें सुनी और फिर अपनी इस पे कोई ठोस राय बनाई। तो बीजेपी के 3 बड़े मुद्दे हैं। मंदिर डन, आर्टिकल 370 डन, तो जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेक्स्ट है, डन ही मानो। लेकिन फिर देर किस बात की? प्रॉब्लम यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला धार्मिक और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमेशा सेंसिटिव रहा है। इसीलिए हर सरकार इस मामले पर फूक फूक के चलती है। भारत में बाय द वे यूसीसी है, ऑलरेडी मौजूद है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। माने आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप चोरी चकारी करोगे, खून खराबा करोगे, दंगा फसाद करोगे तो लॉ समान रूप पर ही आप पर लगेगा, एटलीस्ट इन थियोरी। लेकिन जहां बात आती है पर्सनल लॉस की, वहां थोड़ा 50 शेड्स ऑफ ग्रे का मामला हो जाता है। जब मामला पर्सनल होता है, रिलीजियस होता है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किताबें क्या कहती हैं, परंपरा क्या कहती है, उसे भी ध्यान में रखा गया है। हिंदुओं में पर्सनल लॉ का इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस में, बिजनेस के सक्सेशन में, शादी, अडॉप्शन, को पेरेंटिंग, एक लड़का अपने पिता का कर्ज उतारे या नहीं, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हो, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस, चैरिटेबल डोनेशंस और शायद सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं एक टैक्स टूलकिट बन गया है जिससे देश के खजाने को हजारों करोड़ों का नुकसान होता है। यह सब आता है इस मामले में। इस्लाम में यही पर्सनल लॉस का इस्तेमाल किया जाता है, इनहेरिटेंस में, विल्स, सक्सेशन, शादी, वक्फ, दहेज, डिवोर्स वगैरह वगैरह। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तब अंबेडकर जी का एक सपना तो जरूर पूरा होगा। विमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज और पिछड़े वर्गों को प्रोटेक्शन मिलेगा, लीगल प्रोसेस और आसान हो जाएगा। जहां आज हिंदू कोड बिल, शरीयत लॉ को समझने की जरूरत पड़ती है, वहीं कल शादी, सक्सेशन, एडॉप्शन में एक लीगल समानता आ जाएगी, आसानी हो जाएगी। एक ही सिविल लॉ होगा, पूरे देश में लागू होगा। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमें यह यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, इसमें पूरा सेंस बनता है, यह बात में कोई डिबेट नहीं है। सरल भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक देश एक विधान। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते हैं। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। उसमें आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश भर में देश के नागरिकों को एक समान कानून मिले।
इस कानून की मांग सबसे ज्यादा इस समय कर रहे हैं राइट विंग वाले लोग, भक्त बनर्जी टाइप ऑफ लोग। यार एडिटर हटाओ यार, डरा क्यों रहे हो, हैं हटाओ। अब भक्त बनर्जी टाइप लोग ये सोच रहे हैं कि इससे देश में एकता की भावना का संचार होगा। अब इनको कौन समझाए कि भैया बांटने और धर्म की राजनीति छोड़ दो, वो तो एकता का संचार ऐसे में ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सुनिए मजे की बात, देश के संविधान में आर्टिकल 25 भी है जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है, माने फ्रीडम टू प्रैक्टिस हिज और हर ओन रिलीजन। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब इस बात पर बहुत बहस हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में डाला जाए या नहीं। माने पूरे देश में एक ही पर्सनल लॉ का हक लोगों को दिया जाए या नहीं, इस पर वोटिंग हुई। फिर फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, जिसके हेड थे बाय द वे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें 5-4 के मेजॉरिटी से यह डिसाइड हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट्स से बाहर रखा जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नीचे, बस थोड़ा सा नीचे पायदान में आता है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। और जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब यह बात भी साफ थी कि पूरे भारत में एक ही सिविल रूल लगाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए पर्सनल लॉज बनाने का जो हक है वो सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है, इसे कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। माने सिंपल भाषा में इसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट्स भी अपनी लॉज बना सकते हैं, हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास नहीं है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में नेहरू की गलती भी है, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने अपने टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट से लोहा लिया, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ भी झड़प हुई। 4 हिंदू कोड बिल्स को पारित करवाया गया 1950s में। इससे हिंदू पर्सनल लॉ का मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ। लेकिन दूसरे रिलीजन के पर्सनल लॉज को मॉडर्नाइज करने में नेहरू चूक गए। अब आप बोल सकते हो जानबूझ के या चूक गए, लेकिन यहां नेहरू की गलती है। वही दूसरी पार्टीज भी माइनॉरिटीज को अपना वोट बैंक तो समझती रही, लेकिन उनके पर्सनल लॉज को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने ढेले भर का भी काम नहीं किया। नतीजा आज है। इसीलिए बहुत सारे लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं जब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करती है, क्योंकि दूसरे पार्टीज ने इसमें कोई काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी हाल ही में लॉ कमीशन ने साफ साफ बात सामने रखी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकल नहीं है हमारे देश के लिए, और आज के डेट में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है कि सब लोगों को एक ही लॉ में ठूसना सही नहीं होगा। अब अगर डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो मैं एक टिप भी आपको दे देता हूं। एक ऑडियो बुक आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, इंडिया अनकवर्ड। इसे आप कुकू एफएम से डाउनलोड कर सकते हैं और नेहरू से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर नक्सलबाड़ी तक हमारी कॉम्प्लिकेटेड जो देश है उसको आप बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा देश ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। नीचे दिए गए लिंक से आप कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं, कोड देशभक्त 20 या DB20 इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इन लेस देन ₹1 अ डे आप बढ़िया ऑडियो कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। अब कुकू एफएम क्या है यही नहीं मालूम है आपको, ऑडियो बुक्स क्या है आप कभी कंज्यूम ही नहीं करते हो, तो 2 सेकंड रुको, वो आपको समझाता हूं मैं उसके बारे में भी। लेकिन फर्स्ट बैक टू द एपिसोड। तो अगर लॉ कमीशन ने यूसीसी को खारिज कर दिया है और कहा इसकी जरूरत नहीं है, तो आज इस पर डिबेट क्यों हो रहा है, पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? यही तो मजे की बात है। सुनिए, सवाल यह नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है थ्योरेटिकली। सवाल यह है कि आज के डेट में हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। 7 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में जिस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धीरे धीरे एक जैसा हो रहा है, धर्म, जाति और समाज की पारंपरिक बेड़ियां आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल उम्मीद बनकर नहीं रहनी चाहिए। सुना आपने? आधुनिक भारतीय समाज धीरे धीरे एक जैसा हो रहा है। मिलॉर्ड, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कोर्ट से बाहर जरा कदम रखिए। टीवी से लेकर ट्विटर तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, गांव से लेकर शहर तक, पोलराइजेशन का जहर आज जितना घुल रहा है पिछले 70 साल में ऐसा नहीं घुला है। उसके ऊपर ऑनर किलिंग, खाप पंचायत वर्डिक्ट्स, कास्ट बेस्ड असॉल्ट्स जैसे मुद्दे रोज खबर में रहते हैं। कुछ लोगों का लेकिन तब भी मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से सब कुछ बदल जाएगा, अब समाज ही बदल जाएगा। तो ऐसा है क्या?
विडो रीमैरिज एक्ट को ले लो, 1856 में लागू हुआ था। आज भी मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां फेरे लेने के बाद अगर पति गुजर जाए तो लड़की दोबारा शादी तक नहीं कर पाती है। कौन से बेड़ियों टूटने की बात, कौन सी समानता की बात हो रही है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। यह लॉ लाने की जरूरत है, इस बात पर हम अटल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बार इस बात की जरूरत पर फोकस किया है। 1985 की बात कर लीजिए, फेमस शाहबानो वाले केस की बात कर लीजिए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई है वो महज कोरी आशा बनकर नहीं रहनी चाहिए। वी एग्री विद इट। लेकिन चिंता का विषय यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है, सुनिए। तो भारत के मुसलमानों को उतने ही अधिकार दिए जाने चाहिए जितने पाकिस्तान के हिंदुओं को अधिकार है, ऐसा मानता हूं। वीएचपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल के अनुसार तो सिक्युलरिज्म का अच्छा वो सेक्युलर बोलते हैं, वो सेक्युलरिज्म की स्पेलिंग ही भूल गए। हां, तो वो सेक्युलरिज्म का खात्मा करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। उन लोगों को सबक जो सिखाना है। देखिए, हमारे देश में फॉल्ट लाइंस हैं, हर देश में फॉल्ट लाइंस होती हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस इन फॉल्ट लाइंस को, इन छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस को ऐसे चीर के बरा कर देते हैं जिससे देश ही खतरे में आ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सही मायने में आप लाते हो, पेश करते हो, तो सबसे ज्यादा भला होगा महिलाओं का। सारे पर्सनल लॉस टटोल के देख लो, औरतों का दर्जा कम या ना के बराबर होता है। सक्सेशन देख लो, इनहेरिटेंस देख लो, शादी देख लो। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आदमी 4 शादियां कर सकता है, लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती हैं। क्यों भाई? अगर ऐसा ही है तो दोनों साइड को परमिशन होनी चाहिए ना। तमाम सुधारों और मॉडर्नाइजेशन के बाद भी हिंदू कानून में महिला को शादी के बाद पति के परिवार का हिस्सा माना गया है। कोई हिंदू विधवा अगर बिना उत्तराधिकारी गुजर जाती है तो उसकी संपत्ति उसके पति के फैमिली को मिल जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून से यह सब तलाक, शादी, उत्तराधिकार जैसे पेचीदे मामले और आसान हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कानून होने से मामला ऑब्वियसली लीगली कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसा हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में जिस मामले के दौरान यूसीसी का समर्थन हुआ, वो मीणा जाति से जुड़ा है। देखो भाई, हुआ यूं कि शादी हुई, फिर वही हुआ जो होता है शादी के बाद। अब एडिटर, उसके बाद जो होता है टकरार, लड़ाई झगड़ा। हस्बैंड ने डिवोर्स मांग लिया, पत्नी ने डिवोर्स पिटिशन कैंसिल करवा दिया ये कह के कि वो तो मीणा ट्राइब से है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रूल्स के अंडर वो आती ही नहीं है, तो डिवोर्स हो ही नहीं सकता ऐसे। बात घूमते घूमते दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची, जहां पत्नी की दलील को खारिज कर दिया गया। अब खारिज क्यों किया, किस ग्राउंड पे किया, वो इंडियन कानून का आर्टिकल नीचे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कई ऐसे डिस्क्रिपेंसीज के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। और इस वक्त देश में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोई कानून लागू हुआ है। यह पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 पर आधारित है, लेकिन गोवा का कानून जेंडर इक्वालिटी नहीं रखता है। यही कानून कुछ हालात में हिंदू पुरुषों को 2-2 शादियां करने की अनुमति देता है। जैसे कि अगर महिला, माने पत्नी, अगर 25 साल की उम्र तक बच्चा और 30 साल की उम्र तक बेटा नहीं दे पाती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। वाह! ये इसी मुल्क में एक राज्य का कानून है। बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी अलाउड है लीगली, और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम भी मिला हुआ है गोवा में। वाह! अब देखिए, मास्टर स्ट्रोक हमेशा देश में झटके से ही लाया जाता है, लोगों को भी यही पसंद है। आर्टिकल 370 देख लो। अब कौन यह आपको बताएगा कि राजनीति में काम हल्के से, धीरे धीरे से भी हो सकता है। आर्टिकल 370 वैसे में भी धीरे धीरे डस्टबिन में जा ही रहा था। सेंट्रल लॉज जम्मू एंड कश्मीर में धीरे धीरे वैसे में ही अप्लाई हो रहे थे। वैसे ही अगर आपको सच में पीसफुली एंड प्रोग्रेसिवली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो आपको धीरे से काम लेना होगा। सारे समुदायों को, सारे पार्टीज को, जुडिशरी को साथ में मिलकर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। याद रखो, यह सिर्फ माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज की बात नहीं हो रही है, यहां हिंदू पर्सनल लॉ भी बदलेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से हिंदू अनडिवाइडेड प्रैक्टिस जो है उसको भी हटाना पड़ेगा, जो आज के डेट में एक टैक्स डॉजिंग टूल बन गया है, जिससे हजारों करोड़ों का नुकसान होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी को।
दुनिया के और भी देश हैं जहां अलग अलग तरीके के पर्सनल लॉज हैं। यूएस का एग्जांपल ले लो, यूके का एग्जांपल ले लो, यहां यूनिफॉर्म फैमिली लॉज नहीं है। साउथ अफ्रीका, केन्या, ग्रीस जैसे क्रिश्चियन बहुमूल्य राज ले लीजिए, या इंडोनेशिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी देश ले लीजिए। दुनिया में और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर्सनल फैमिली लॉज हैं जो कि अलग हैं फ्रॉम क्रिमिनल लॉज। तो सवाल यह उठता है कि देश की स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक अवस्था, गणतांत्रिक अवस्था जब ठप पड़ी हुई है, तब इस सारे अवस्था के बीच में क्या यह मुद्दा सबसे जरूरी है लाने का, बात करने का, पेश करने का? टेलीग्राफ का एडिटोरियल मामले को सही आंकता है कि एक ऐसी सरकार जो बांटने की राजनीति करती है, उसके द्वारा समाज में एक रूपता, होमोजेनिटी की बात करना संभव है या नहीं। ये एकता के नाम पर जातियों और धर्मों के बीच में और दरार पैदा करने की भूख के अलावा कुछ नहीं है। आकार पटेल बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्राइमरी टारगेट पॉलीगमी को रोकना है। जनसंख्या विस्फोट रोकने के नाम पर इसे टारगेट बनाया जा रहा है। जैसे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी ऑफिशियली कहा है कि मुख्य पॉपुलेशन मुस्लिम बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा ने भी कुछ ही दिन पहले ट्वीट करके बढ़िया बात कही। इस मौसम में सांसद के आगामी सत्र के मद्देनजर जब यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल की चर्चा से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा का बाजार गर्म है, तब संविधान में यह भी लिखा गया है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार सरकार की चिंता में यह शुमार क्यों नहीं है। तो अगर यह मान लेते हैं कि सरकार पॉलिटिक्स नहीं खेल रही है, सच्चे मन से और श्रद्धा से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करना चाहती है, जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स हैं उनका सपना पूरा करना चाहती है, तो कुछ ऐसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जिन्हें तुरंत आज के डेट में जरूरी लाना है। आर्टिकल 39 देख लीजिए, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कहां है वो राइट? यहां तो ताबड़तोड़ नौकरियां जा रही हैं, गरीबी बढ़ रही है। अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स लिखा हुआ है डीपीएसपी में। यहां 2-4 पूंजीपति हैं जिनके अच्छे दिन चले ही जा रहे हैं और बाकी जनता के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। यहां हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से कंपटीशन कर रहे हैं। यह भी लिखा गया है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। कोरोना हो गया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, हालत वही है, हेल्थ केयर पर एक्सपेंडिचर उतना ही है, फैसिलिटी ठन ठन गोपाल है। आर्टिकल 48 टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अब दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज हमारे देश में। आर्टिकल 50 स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। इस पे हम क्या कहें, जुडिशरी स्टेट से कितना अलग है, कितना मिला हुआ है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसको अप्लाई करने के कुछ बातें। अगर अभी भी इतने लंबे एपिसोड के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया तो 2 पंक्तियां सुन लीजिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? काफी इन डेप्थ था मुझे मालूम है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसको जरूर लाइक करिए, इसको जरूर शेयर करिए, और ऐसी ही इन डेप्थ इश्यूज पर आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं कुकू एफएम पर, जो कि है एक बेहतरीन मेड इन इंडिया ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, जहां दिन के ₹1 से कम में भी आप बेस्ट सेलर्स, बायोग्राफीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स आप सुन सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। किताब पढ़ने से ज्यादा सुनने में कन्वीनियंट होता है, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसमें रिटेंशन रेट भी ज्यादा होता है। काम करते करते, वॉक करते करते अब आप बुक्स कंज्यूम कर सकते हैं। कुकू एफएम को अगर आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 20% एनुअल डिस्काउंट, और आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट तब बन जाता है ₹319 ओनली। दैट्स लेस देन ₹1 डे यार। तो लिंक नीचे है, डाउनलोड करो एंड यूज कूपन कोड DB20 माने देशभक्त 20 DB20 इस्तेमाल करो और एंजॉय करो हाई क्वालिटी कंटेंट। इतना भी अच्छा एंजॉय मत करना कि देशभक्त को भूल जाओ। सी यू सून।